हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेलवे स्टडी अड्डा। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 56 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है खाली स्थान की एसआई इकाई न्यूटन है। ऑप्शन नंबर ए वजन और त्वरण, ऑप्शन नंबर बी वजन और बल, ऑप्शन नंबर सी वजन और द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी वजन और संवेग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि किसका, न्यूटन का एसआई मतलब न्यूटन किसका एसआई मात्रक होता है, तो वजन का और बल का। बल किसको बोलते हैं, तो बल वह बाह्य कारक हुआ जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में क्या करता है, परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। ये एक सदिश राशि होता है। वजन अगर देखा जाए तो वजन जो mg हुआ, उस वस्तु पर किसी पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण जिस पृथ्वी पर लगने वाले आकर्षण बल का परिमाण के बराबर होता है। जैसे वजन बराबर mg होता है ना, m मतलब मास और g मतलब गुरुत्वीय त्वरण। उसमें हम लोग गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का क्या लेते हैं, लगभग 10 या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। इसका भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ये भी एक सदिश राशि होती है, इतना को ध्यान रखना है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। ऑप्शन नंबर ए, इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, यह एक लघु गणकीय पैमाना है। ऑप्शन नंबर सी, इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी, रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। तो इसका सही क्या बोल रहा है, इसमें कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब। यानी 8 से 9 को वाले को हम लोग हल्का भूकंप नहीं, अत्यधिक मतलब तेज भूकंप माना जाता है, उच्च भूकंप की श्रेणी में रखा जाता है। और बाकी जो तीनों बात हुआ, यानी कि रिक्टर 1935 के दशक में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग के द्वारा ही क्या किया गया था, इस पैमाने का विकास हुआ था। फिर ये एक लघु गणकीय पैमाना है, यानी इसे हम लोग गणना करते हैं। इसका उपयोग भूकंप मापी में किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई खाली स्थान है। ऑप्शन नंबर ए किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर बी किलोवाट, ऑप्शन नंबर सी जूल, ऑप्शन नंबर डी वाट घंटा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि किलोवाट घंटा इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब हुआ। ऊर्जा कहते किसको हैं, तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इसका सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है। ये एक तरह का क्या हो गया, अदिश राशि हुआ। और इसका अगर व्यावसायिक इकाई देखा जाए, यानी व्यावसायिक की दृष्टि से, तो किलोवाट घंटा होता है, ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन की गति का प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन की गति का तृतीय नियम, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, ऑप्शन नंबर डी संवेग संरक्षण का नियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है कि जब कोई वस्तु अगर खड़ा है, यानी कि वो विराम में है, तो वो विराम में ही रहना चाहता है, और अचानक से क्या होता है, बस चलने के कारण क्या हो जाता, उसमें गति आ जाती, जिसके वजह से वस्तु क्या हो जाता, अपने से आगे की ओर पीछे की दिशा में क्या हो जाता है, व्यक्ति झूल जाता है। ये किसके कारण होता है, तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम के कारण होते हैं। इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना है। पहला नियम में, यानी जड़त्व के नियम में क्या बताया जाता है कि अगर कोई वस्तु
गति में है तो वो गति में ही रहेगी, और अगर विराम में है तो विराम में ही रहती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम खाली स्थान पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए सूर्य और ग्रहों पर, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी और सूर्य पर, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी और चंद्रमा पर, ऑप्शन नंबर डी वस्तुओं के किसी भी युग्म पर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो सार्वभौमिक नियम हुआ गुरुत्वाकर्षण का, ये ऑप्शन नंबर डी वस्तु के किसी भी युग्म पर क्या होता है, ये अप्लाई होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के अनुसार किसी वस्तु का जो गुरुत्व यानी ग्रेविटी के कारण उस वस्तु पर अन्य पिंडों को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण ही क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। क्योंकि वस्तु क्या है, वस्तु का यह गुण ब्रह्मांड में प्रत्येक जगह क्या रहता है, हर जगह अवेलेबल रहता है, वह कभी भी समाप्त नहीं होता है। इसे अतः गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम वस्तु के किसी भी युग्म पर लागू होता है। और अगर इसी में देखा जाए तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियतांक हुआ जी, इसका मान क्या हो जाता है, तो 6.67 × 10⁻11 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर ये होता है। इसको भी क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि मनुष्यों के लिए ध्वनि का श्रव्य प्रयास लगभग खाली स्थान तक होती है। ऑप्शन नंबर ए 10 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी 40 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी 30 हर्ट्ज से 30,000 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो अब पहले एक चीज़ जान लीजिए कि तीव्रता के आधार पे भी हम लोग इसको 3 पार्ट में बांटते हैं। एक तो हो जाएगा सबसे पहला अविश्रव्य, जो 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति का हो, जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, एक श्रव्यता वाला, जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। वही अगर देखा जाए तो प्रश्रव्य सबसे अधिक, यानी 20,000 हर्ट्ज से प्लस का जो ध्वनि होता है उसको प्रश्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो हम लोग जो ध्वनि को सुन सकते हैं वो आ जाएगा आपका श्रव्य वाला में, यानी कि ये, यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए मुख्य अक्ष पर ध्रुव कार्तिकीय निर्देश अक्ष तल के मूल बिंदु के समान होता है। ऑप्शन नंबर बी ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। अब ऑप्शन नंबर जो सी हुआ, मुख्य अक्ष के ऊपर और इसके अभिलंब वस्तुओं या प्रतिबिंबों की ऊंचाई को ऋणात्मक माना जाता है। तो क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कौन कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर मुख्य अक्ष पर ध्रुव और कार्तिकीय निर्देश अक्ष के तल मूल बिंदु के समान होते हैं। ये क्या है, बिल्कुल सही जवाब बात है, यानी ये तो बिल्कुल सही है, सॉरी। और फिर वैसे ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है
डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। ऑप्शन नंबर ए नियत अनुपात, ऑप्शन नंबर बी रासायनिक संयोजन, ऑप्शन नंबर सी गति का संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान संरक्षण। तो डाल्टन का जो नियम है किस चीज पर आधारित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, यानी रासायनिक संयोजन पर क्या होता है? डाल्टन का नियम आधारित होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब डाल्टन का नियम का जो परमाणु सिद्धांत है रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित होता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार जो भी सभी द्रव्य चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण सूक्ष्म कणों से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं, जिसको हम लोग परमाणु कहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु जो है पदार्थ का अविभाज्य कण होता है, यानी कि हम लोग उसको विभाज्य नहीं कर सकते। रासायनिक संयोजन मुख्य रूप से दो नियम होता है। पहला हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा हो जाएगा निश्चित अनुपात का नियम। ये दोनों को भी ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 1 विलियन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता निकालें। तो पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा? विलेय मेरा कितना दिया हुआ है? तो विलेय 31 ग्राम। फिर वैसे ही विलायक कितना दिया हुआ है? 320 ग्राम। तो विलियन मेरा क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड कर देंगे 351 ग्राम। पूछ क्या रहा था? विलेय का प्रतिशत, यानी 31 आउट ऑफ टोटल नीचे 351 इंटू 100, तो 3100 और लगभग कितना हो जाएगा? 351। 8 बार में कटा बच्चा 351, 8 बार में यहाँ पे लगा 8 से, फिर 10 में 60 गया 2, फिर 9, फिर 10 में से 2 गया 8। इस टाइप से कर करके, मतलब पॉइंट में कर करके निकाल लेना है। तो 8.83% आएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए 8.83%, ऑप्शन नंबर बी 8.84 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 13.05%, ऑप्शन नंबर डी 12.57%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए मैक्स प्लैंक ने, ऑप्शन नंबर बी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने, ऑप्शन नंबर सी हेनरी बेकुरल ने, ऑप्शन नंबर डी हेनरीज हर्ट्ज ने। तो क्या हो जाएगा? रेडियो सक्रियता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हेनरी बेकुरल। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। वैसे ही अगर देखा जाए तो मान लीजिए रेडियम का खोज पूछेगा तो पिएरी क्यूरी और मैडम क्यूरी ने किया था, इसको भी ध्यान रख लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है नीचे दी गई अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 2ZnO प्लस Zn प्लस CO2। ऑप्शन नंबर 1 में है जिंक का अपचयन हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी में है कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में हम जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में है कार्बन का अपचयन हो रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1 और 3 दोनों, ऑप्शन नंबर बी 1, 3, 4 सभी, ऑप्शन नंबर सी केवल एक, ऑप्शन नंबर डी केवल 3। तो पहले तो समझना है कि दिए गए अभिक्रिया में जिंक का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, साथ ही कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है और जिंक के साथ ऑक्सीजन हट रहा है। तो ये किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर
ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, यानी कथन 1 और 2 जो है दोनों सही होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। ऑप्शन नंबर ए वाला बता रहा है, एक क्षार जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है वह OH माइनस आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है, उदाहरण के लिए NaOH, KOH। ऑप्शन नंबर बी में है, एक क्षार जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह OH माइनस आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है, उदाहरण के लिए KOH। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर सी, केवल बी सही है। ऑप्शन नंबर डी, केवल ए सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल ए सही है। यानी कि एक क्षार जो पूरी तरह से आयनित हो जाता है वो क्या करता है, OH माइनस आयनों की बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है, जैसे NaOH और KOH। इसको ध्यान रखना है। तो KOH यहाँ पे कम मात्रा वाला में KOH हो ही नहीं सकता, इसी वजह से ये वाला ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हेनरी मोजले के अनुसार किसी तत्व का इनमें से कौन सा गुण उनके द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण है। ऑप्शन नंबर ए परमाणु क्रमांक, ऑप्शन नंबर बी परमाणु घनत्व, ऑप्शन नंबर सी परमाणु आकार, ऑप्शन नंबर डी परमाणु त्रिज्या। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। यानी हेनरी मोजले के अनुसार किसी तत्व में परमाणु क्रमांक उसके द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण क्या करता है, देता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने में उत्पन्न गैस कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। अब अभिक्रिया को थोड़ा सा करके भी दिखा दे रहे हैं, जैसे बोल रहा है NaCN2CO3 यानी सोडियम धोवन सोडा जो हुआ को HCl के साथ यानी 2HCl के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, NaCl + H2O, और साथ में निकलेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पर 2 बैलेंस करने के लिए लगा दिए, इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए परम 8000, ऑप्शन नंबर बी सागा 220, ऑप्शन नंबर सी परम 6000, ऑप्शन नंबर डी ENISC। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम पड़ा है, तो परम 8000, जिसे 1991 यानी 1991 में CDAC कंपनी के द्वारा क्या किया गया था, बनाया गया था। इसको भी ध्यान रखना है। अभी में सबसे नवीनतम जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन है, परम ईशान है, जिसको 2016 में CDAC और IIT गुवाहाटी के द्वारा क्या किया गया था, बनाया गया था। इसको भी थोड़ा सा फैक्ट को करंट अफेयर्स वाला में आ जाएगा, इसको ध्यान रख लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है इंटरनेट TCP या IP नामक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है। TCP या IP का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन नंबर ए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी टेली कंप्यूटर प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी टेम्पररी कंप्यूटर प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी ट्रांसमिशन कंप्यूटर प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, संरचनात्मक दृष्टिकोण से सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है? ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय आर्द्रता। ऑप्शन नंबर बी, तापमान। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी, हरे पौधे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि जैविक घटक के बारे में बात कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी। जैविक घटक किसको बोलेंगे? तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले सभी जीव, जो सजीव घटकों को ही क्या कहते हैं, जैविक घटक कहा जाता है। इसके अंदर सारे जलचर, जितने भी जल में रहने वाले जो जीव हो गए, नभचर जमीन में रहने वाले, स्थलीय जीव सब आ जाते हैं। सूक्ष्म जीव जैसे मनुष्य, हरे पौधे, वनस्पति, ये सब जैविक घटक में आ जाएगा। आज जैविक घटक किसको बोलते हैं? किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ अजैविक घटक कहलाते हैं, जैसे प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, CO2, जल, ये सब क्या है, तो अजैविक घटक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए, 50S और 40S। ऑप्शन नंबर बी, 60S और 40S। ऑप्शन नंबर सी, 50S और 30S। ऑप्शन नंबर डी, 0S और 30S। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि 50S और 30S इसका क्या होता है, राइबोसोम का उप इकाई संरचना होती है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कोशिका की जीव द्रव झिल्ली से क्या होती है, जोड़ी होती है। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है। इसमें दो उप इकाई होती है, कौन कौन, 50S और 30S से ये बना होता है, जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का निर्माण करती है। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन का क्या होता है, संश्लेषण होता है, इसको भी ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, अंतःप्रद्रवी जालिका। ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। ऑप्शन नंबर सी, गोल्जिकाय। ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, या आत्मा की थैली, आत्महत्या की थैली, क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जमा होता है। इस एंजाइम का उपयोग कोशिका में जटिल अणुओं जो होता है उसको पचाने के लिए किया जाता है। लाइसोसोम न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड वसा और प्रोटीन को पचाने में क्या होता है, सक्षम होता है। उनके साथ साथ लाइसोसोम भी अपने स्वयं के एंजाइम द्वारा अपने कोशिकाओं को भी क्या कर लेता है, पचा लेता है, या फिर उसको क्षति कर देता है, जिससे कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग ऑटोलिसिस कहते हैं, यानी खुद को ही एक तरह से नुकसान पहुंचा लेना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए, C2H5OH। ऑप्शन नंबर बी, CH3COOH। ऑप्शन नंबर सी, C6H12O6। ऑप्शन नंबर डी, C6H14O8। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, यानी ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ग्लूकोज जो होता है सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका सूत्र तो बता दिए, को पानी में ये मतलब घुलनशील होता है और सजीव में क्या करता है, कोशिकाओं को एनर्जी देने का कार्य करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि यह एक निश्चित आकृति का एक कोशिकीय जीव है, जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए विशिष्ट स्थान होता है और अपने भोजन को उस स्थान
तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचनाएं जिसे पक्षमाभिका यानी जिसको सीलिया कहा जाता है का प्रयोग करता है। इस जीव का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए यूग्लिना, ऑप्शन नंबर बी पैरामीशियम, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर डी जू। तो जहाँ पे भी सीलिया आते एकदम आंख बंद करके पैरामीशियम मार देना है। पैरामीशियम सूक्ष्म एक कोशिकीय प्रोटोजोआ का संघ का प्राणी है। यह सीलिया की सहायता से क्या करता है, गति करता है। पैरामीशियम कहाँ कहाँ, तालाब, झील, नदी, ये सब स्वच्छ पानी में पाया जाता है। यूग्लिना एक क्या है, कोशिकीय प्रोटोजोआ का ये भी प्राणी है। इसे जंतु और पादपों के बीच योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। इसमें हरित लवक पाया जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 20 का सही। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है, आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्योंकि आमाशय में मौजूद लाइपेज एंजाइम वसा को पूरी तरह से नहीं पचा पाते। ऑप्शन नंबर बी क्योंकि वसा आमाशय में उत्पन्न जल युक्त कर्दम यानी जिसको सेलरी बोलते हैं के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाता। ऑप्शन नंबर सी क्योंकि वसा आमाशय में भोजन के मंथन के दौरान कार्बोहाइड्रेट में फंस जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्योंकि प्रोटीन और वसा आपस में मिलकर कोलाइड पदार्थ बनाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्योंकि वसा आमाशय में उत्पन्न जल युक्त कर्दम के साथ अच्छी तरह क्या होते हैं, मिश्रित नहीं हो पाते हैं। तो ये इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि मानव रक्त का सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 110 mmHg, ऑप्शन नंबर बी 130 mmHg, ऑप्शन नंबर सी 80 mmHg, ऑप्शन नंबर डी 120 mmHg। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर संकुचन दाब बोला जाएगा तो पहले समझना हृदय के संकुचन यानी प्रंकुचन जो हुआ से धमनियों की दीवार पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब कहलाता है, यानी जो ब्लड पे पड़ रहा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संकुचन दाब यानी सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जो क्या करता है, निलय के संकुचन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। यह संकुचन दाब उतना ही होता है जितना 120 mm पारे के स्तंभ के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। उसके विपरीत में होता अनुशीतलन दाब, जो निलय के अनुशीतलन के फलस्वरूप क्या होता है, उत्पन्न होता है, और ये दाब 80 mm पारे के स्तंभ के बराबर दाब के बराबर होता है, इसको भी ध्यान रखना है। और एक स्वस्थ मनुष्य का पूछेगा तो संकुचन अनुशीतलन तो 120/80 हो जाएगा, यानी संकुचन का यहाँ बात करता है जिसको प्रंकुचन भी बोलेंगे, यानी 120 mmHg इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है, भारी व्यायाम के दौरान जब ऊर्जा की मांग अधिक होती है लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है तो मांसपेशियों की कोशिकाएं खाली स्थान को दर्शाती हैं। ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल के निर्माण, ऑप्शन नंबर बी पायरुवेट के संचयन, ऑप्शन नंबर सी एथेनॉल के संश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी जल की हानि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि जब भी हम लोग भारी व्यायाम के दौरान ऊर्जा की अधिक मांग होती है लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति क्या हो जाती है, मतलब आपूर्ति करने के लिए सीमित रहता है, तो मांसपेशी की कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे आ रहा है। 25 में कह रहा है, कुष्ठ रोग को खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए एनजाइना, ऑप्शन नंबर बी हैंसन रोग, ऑप्शन नंबर सी गोचर रोग, ऑप्शन नंबर डी हॉजकिन रोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि कोढ़ या इसी को कुष्ठ रोग एक संचरणशील रोग होता है, इसको हैंसन रोग भी कहा जाता है। यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के जीवाणु से होता है। इस रोग का प्रभाव
हम लोग के त्वचा, तंत्रिका, उंगलियों और पंजों पर पड़ता है। इस रोग के उपचार के लिए हम लोग MTD यानी मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट दवाओं का क्या करते हैं, उपयोग किया जाता है। इसको भी ध्यान रख लेना है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहा। अगर आप लोग को क्लास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।